दोस्तों, क्या आप अपने घर का नक्शा बना रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं घर का नक्शा बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पूरा वीडियो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल ज्ञान में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक घर की प्लानिंग करेंगे जो गृहवासियों के अनुकूल हो और वास्तु के आधार पर हो। आज हम 30 फीट बाय 50 फीट ईस्ट फेसिंग प्लॉट जो G+1 का है उसकी प्लानिंग करेंगे, जिसमें 4 बेडरूम, किचन, पूजा घर, ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, एक कॉमन टॉयलेट, पार्किंग और बाहर एक लॉन भी होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी प्लाट की प्लानिंग उस प्लाट की दिशा पर निर्भर करती है। एक ही साइज के प्लॉट की प्लानिंग 4 दिशाओं के कारण 4 अलग अलग तरीके से हो सकती है, क्योंकि दिशाएं परिवर्तित होने से वास्तु भी उसी आधार पर परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम पूर्व दिशा वाले प्लॉट की प्लानिंग कर रहे हैं तो बाकी 3 दिशाएं पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशा प्लॉट की प्लानिंग अलग तरीके से होगी। दोस्तों, आज जो प्लान हम आपको बताने जा रहे हैं वो पूरा वास्तु के हिसाब से तो नहीं है। दरअसल वो किसी क्लाइंट की डिमांड के आधार पर बनाया गया है। इसको देखने के बाद आप किसी भी दिशा के प्लॉट की प्लानिंग अच्छे से कर सकेंगे। इसमें आप वास्तु पूरी तरह से तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन हाँ, घर की प्लानिंग जरूर करना सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर ग्राउंड फ्लोर की हम प्लानिंग करें तो सबसे पहले आती है किचन। किसी भी घर की प्लानिंग करते समय सबसे पहले किचन की लोकेशन तय करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वास्तु के आधार पर दक्षिण पूर्व पहला विकल्प होता है किचन के लिए और उत्तर पश्चिम दूसरा विकल्प होता है। दोनों ही विकल्प किचन के मान के हिसाब से सही माने जाते हैं। हमें यह देखना होता है कि गृहवासियों के अनुकूल कौन सा विकल्प हमारा सही है। हम इस प्लानिंग में किचन को उत्तर पश्चिम दिशा में बना रहे हैं, जिसको बनाने का कारण यह है कि अगर हम किचन दक्षिण पूर्व में बनाएंगे तो हमें फ्रंट में वॉश एरिया लेना पड़ेगा जो अच्छा नहीं लगेगा, और अगर फ्रंट में ना लेते हैं तो बीच में कहीं वॉश एरिया लेना पड़ेगा और वह ज़्यादा जगह खराब करेगा। अब अगर हम बात करें वॉश एरिया की, तो वॉश एरिया हमेशा किचन के साथ ही होना चाहिए और ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ से हम किसी रूम की खिड़की निकाल सके या फिर किसी बाथरूम या का वेंटिलेशन कर सके। और अगर दोनों एक साथ निकल सकते हैं तो बहुत अच्छा है। वॉश एरिया मुख्य रूप से बर्तन मांजने, कपड़े धोने, कपड़े सुखाने के उपयोग में आता है। दूसरा कारण यह भी होता है कि यहाँ से हवा और रोशनी का भी प्रवाह होता है, जिसके लिए हमें अलग से डक्ट या OTS बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से हमारी प्लानिंग में भी वॉश एरिया किचन के बिल्कुल पीछे लगा हुआ है, जिससे एक रूम की खिड़की और एक बाथरूम का वेंटिलेशन भी निकाला हुआ है, जैसा कि आप प्लानिंग में देख सकते हैं। दोस्तों, अब अगर हम बात करें स्टोर रूम की, तो स्टोर रूम भी किचन का ही एक हिस्सा होता है। इसके लिए या तो किचन में ही कहीं स्पेस दिया जाए या फिर किचन के पास ही कहीं पर बनाया जाए। हमारे द्वारा इसे किचन के पीछे वॉश एरिया में बनाया गया है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें मास्टर बेडरूम की, तो वास्तु के हिसाब से दक्षिण पश्चिम लोकेशन मास्टर बेडरूम के लिए अच्छी मानी जाती है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे द्वारा बनाया गया बेडरूम उस लोकेशन पर फिट बैठ रहा है। किसी भी बेडरूम का साइज हमेशा सम संख्या में होना चाहिए, जैसा कि 12 बाई 12, 12 बाई 14, 14 बाई 14, 14 बाई 16। इसका वास्तु से कोई संबंध नहीं है। ऐसा बस इसलिए किया जाता है कि जिससे टाइल्स कटिंग में ना लगे। बेडरूम का कम से कम साइज 12 बाई 12 तो होना ही चाहिए। अगर प्लॉट एरिया बहुत ही कम है तो मजबूरी में इसे छोटा लेना पड़ सकता है, नहीं तो यह साइज स्टैंडर्ड है। हमारे द्वारा इस ड्राइंग में बेडरूम का साइज 12 बाई 16 फीट लिया गया है, जो कि मेरे द्वारा बताए गए स्टैंडर्ड साइज से थोड़ा बड़ा है, जिसका कारण यह है कि ड्रेसिंग एरिया भी हमारे रूम के अंदर ही आने वाला है। उसके लिए हमने अलग से ड्रेसिंग नहीं दिया हुआ है। बेडरूम के साथ अटैच्ड टॉयलेट बनाया गया है। आप देख रहे होंगे टॉयलेट वाली वॉल में किचन की साइड से 6 इंच का गैप दिया गया है। एक और वॉल बनाई गई है
यह दरअसल इसलिए किया गया है क्योंकि वास्तु के हिसाब से टॉयलेट और किचन के पास पास नहीं होना चाहिए। इसी कारण से बीच में 6 इंच का गैप देकर वास्तु के इफेक्ट को कम करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, सीढ़ियों की प्लानिंग करते समय एक बात बहुत गौर करने वाली होती है कि सीढ़ियाँ हमेशा घड़ी की सुई यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमनी चाहिए। इसका उल्टा वास्तु के हिसाब से गलत माना जाता है। सीढ़ियों की हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसा कि 17, 19, 21। किसी एक सीढ़ी का साइज कुछ इस तरह से होना चाहिए। सीढ़ी की चौड़ाई कम से कम 3 फीट, सीढ़ी की ऊंचाई 6 इंच, सीढ़ी की गहराई 11 इंच। यह एक मिनिमम स्टैंडर्ड साइज होता है। बाकी प्लॉट के साइज के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर के लिए सीढ़ियाँ अगर घर के अंदर से दे रहे हैं तो उन्हें घर के बीचों बीच से लेना चाहिए, जिसका फ़ायदा यह होता है कि हम फर्स्ट फ्लोर पर बीच में लॉबी देकर आसपास रूम बना सकते हैं, और वो भी किसी प्रकार का गलियारा दिए बिना। गलियारा देने से घर बंद बंद या कंजेस्टेड नहीं लगता है। उदाहरण के लिए आप प्लानिंग में देख सकते हैं। दोस्तों, अब अगर हम बात करें डाइनिंग एरिया की, तो डाइनिंग एरिया किचन के नज़दीक होना चाहिए और प्लानिंग करते समय इसे ऐसी जगह बनाना चाहिए जैसा कि सीढ़ियों के नीचे या फिर सीढ़ियों के सामने। इससे सीढ़ियों के सामने या उसके नीचे की जगह का अच्छे से उपयोग हो जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्लानिंग में हम डाइनिंग टेबल को सीढ़ियों के सामने ले रहे हैं, जिसका कारण यह है कि सीढ़ियों के नीचे से कॉमन टॉयलेट का दरवाज़ा आ रहा है। ड्राइंग हॉल मुख्य रूप से मेहमानों के लिए बनाया जाता है, और मेहमान 2 तरह के होते हैं। एक तो घर के अंदर तक आने वाले, और एक जो ड्राइंग हॉल तक आकर मिलकर चले जाते हैं। इन्हीं कारणों से ड्राइंग रूम हमेशा घर के एंट्रेंस पर होना चाहिए। जब भी कोई घर में आए तो घुसते ही ड्राइंग रूम आना चाहिए। कभी भी घर के आखिरी में ड्राइंग हॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से घर के अंदर ना जाने वाला व्यक्ति भी पूरे घर से होते हुए ड्राइंग हॉल तक पहुंचता है। और अच्छा होगा कि घर की एंट्री पर एक स्पेस दिया जाए जहां से एक रास्ता ड्राइंग हॉल में जाता हो और एक घर के अंदर जाता हो, जिसका फ़ायदा यह होगा कि घर के अंदर आने जाने वाले लोगों से ड्राइंग हॉल में बैठे हुए लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, जैसा कि हमने प्लानिंग में दिया हुआ है। कॉमन टॉयलेट का भी किसी भी घर में बहुत महत्व होता है। यह मुख्यतः आने जाने वाले व्यक्तियों एवं मेहमानों के लिए बनाई जाती है। अगर कॉमन टॉयलेट ना हो तो आने जाने वाले व्यक्ति को भी बेडरूम का टॉयलेट उपयोग करने को देना पड़ता है। यह डाइनिंग टेबल का खाना खाने वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने के काम आती है। यह ड्राइंग हॉल एवं डाइनिंग एरिया के पास बनाई जाती है। इसका साइज बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, केवल बेसिन और वाटर क्लोजेट आ जाए बहुत है। उदाहरण के लिए आप प्लानिंग में दिए गए कॉमन टॉयलेट की लोकेशन और साइज़ देख सकते हैं। दोस्तों, पार्किंग का साइज़ ऐसा होना चाहिए कि कोई भी गाड़ी उसमें आसानी से आ जाए और गाड़ी पार्क करने वाले की मूवमेंट के लिए भी पर्याप्त स्पेस हो। हमारे द्वारा 15 बाई 14 फीट का पार्किंग स्पेस दिया गया है, जिसमें कि आसानी से कोई भी गाड़ी आ सकती है और गाड़ी चालक के लिए एवं घर की एंट्री के लिए भी पर्याप्त एरिया बच जाता है। ओपन एरिया घर की प्लानिंग में इसलिए दिया जाता है जिससे कि घर में पर्याप्त उजाला और हवा आती रहे। आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा जो ओपन स्पेस दिया गया है, वहाँ से रोशनी के लिए हमने सीढ़ियों पर खिड़की दी हुई है और कॉमन टॉयलेट का वेंटिलेशन भी वहीं पर दिया हुआ है। अगर लॉन की बात करें तो दोस्तों, लॉन एक तरीके का ऐसा स्पेस होता है जहां पर हम ग्रीनरी करके वहां पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं, ताज़ी हवा का आनंद ले सकते हैं, और यह घर के एंट्रेंस को भी सुंदर बनाता है। दोस्तों, अगर आप ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग कर चुके हैं तो फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग करते समय आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। दरअसल ग्राउंड फ्लोर का प्लानिंग करते समय फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग बहुत सी चीज़ों को फाइनल कर देती है। दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर पर मुख्य रूप से सीढ़ियों की लॉबी एवं रूम्स दिए जाते हैं और सभी रूम्स का रास्ता सीढ़ियों की लॉबी से होता हुआ जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर रूम्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, आइए इसे समझते हैं कैसे। एक
तो रूम जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पर मास्टर बेडरूम बना हुआ है उसको वैसा का वैसा कॉपी कर देंगे। दूसरा रूम हम किचन के ऊपर वाली जगह पर बनाएंगे और उसका टॉयलेट स्टोर रूम के ऊपर आ जाएगा। तीसरा हम आगे की साइड में लेंगे जिससे ड्रेसिंग एवं टॉयलेट अलग अलग होंगे और एक बालकनी भी हम आगे की तरफ देंगे। सीढ़ियाँ हमेशा जहाँ से ग्राउंड फ्लोर से आती है फर्स्ट फ्लोर पर भी उसी जगह पर बनाई जाती है, कभी भी सीढ़ियों की लोकेशन बदलती नहीं है। हाँ, अगर आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर के लिए कहीं और से सीढ़ियाँ देना चाहते हो तो आप लोहे में या फिर किसी और चीज़ में बनवा कर रख सकते हैं। सीढ़ियों के सामने वाली जगह को हमेशा खाली रखने की कोशिश करें। हमारा मतलब है कि वहाँ पर कोई रूम या सिविल में कुछ और बनाने की कोशिश ना करें। उस जगह में कुछ बैठने के लिए सोफ़ा आदि रखें या फिर वहाँ पर छोटा सा मंदिर प्लान करें, और दोनों भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वास्तुशास्त्र के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र का परिचय, भूमि का चयन किस प्रकार करना चाहिए और आपके घर के लिए वास्तु किस प्रकार से हेल्प कर सकता है, कमर्शियल वास्तु, दुकानों के लिए वास्तु कैसे काम करता है और वास्तु दोष रेमेडी क्या क्या हो सकती हैं, इसके लिए मैंने एक ई बुक बनाई है। आप अगर चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे वहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।